नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं प्रकाश को लेकर, प्रकाश के विषय को लेकर कि जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, उसे लेकर कंपटीशन एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं। भले ही वो पटवार का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, बैंक हो, एसएससी हो, हर कंपटीशन एग्जाम में प्रकाश को लेकर कहीं न कहीं क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश है क्या बेसिकली। अगर सोचिए दुनिया में प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं होती तो क्या हम एक दूसरी वस्तुओं को देख पाते क्या? हम आपस में किन्हीं वस्तुओं को देख पाते क्या? हम कतई देख नहीं पाते। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें एक विजिबिलिटी देती है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिससे दृष्टि संवेदना उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा हम विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका रंग दोस्तों सफेद बताया जाता है। सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। और जो सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं तो मैं लिख देता हूं। एक ट्रिक है VIBGYOR। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से हैं तो मैं कहूंगा विबग्योर, VIBGYOR। यहां V का मतलब है वॉयलेट, V का मतलब वॉयलेट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है दोस्तों ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब है रेड। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी रंग। बाकी तो वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी रंग। बाकी तो आप सभी जानते हैं भाई। ब्लू का मतलब आप जानते हैं नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो सूर्य के प्रकाश में कुल मिलाकर कितने रंग होते हैं? 7। इन 7 रंगों को यदि एक जगह मिक्सअप कर दिया जाए, इनको मिला दिया जाए तो कैसा रंग निकल के आएगा? सफेद। तो हम कहेंगे कि सूर्य के प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। यहां ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर से 3 कलर छोड़ दूं और नीचे से 3 कलर छोड़ दूं, टोटल कितने कलर है इसमें? 7। ऊपर से 3 छोड़ दूं और नीचे से 3 छोड़ दूं तो बीच में क्या बचता है हमारे पास? ग्रीन। इसको हम बोलते हैं मध्यमान रंग। इसको हम कहते हैं मध्यमान रंग। मतलब अगर पूछा जाए कि सूर्य के प्रकाश का मध्यमान रंग कौन सा है दोस्तों, यही 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर। इंद्रधनुष के अंदर भी रंगों का क्रम यही होता है, VIBGYOR। इंद्रधनुष के अंदर भी रंगों का क्रम यही होता है। इंद्रधनुष के अंदर भी 7 रंग होते हैं। जो रंग सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होते हैं सेम वही कलर्स इंद्रधनुष के अंदर भी उपस्थित होते हैं। अगर पूछा जाए कि प्रकाश का मध्यमान रंग कौन सा है तो हम कहेंगे ग्रीन, हरा रंग। अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष का मध्यमान रंग कौन सा है तो भी हम क्या कहेंगे? ग्रीन कलर कहेंगे। इन 7 में से ये जो 3 कलर है R, B और जो G, रेड, ब्लू और ग्रीन, इन 7 रंगों में से जो 3 रंग है रेड, ब्लू और ग्रीन, इनको कहा जाता है प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग। ये तीनों रंग हमारे पास कहलाएंगे प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर। ध्यान रखेंगे इसका भी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो हम कहेंगे लाल, नीला और हरा, रेड, ब्लू और ग्रीन। अब देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। सूर्य के प्रकाश का वेग या इसको चाल कह दो, प्रकाश का जो चाल है वो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में, और निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है कहां? निर्वात में। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है तो हम कहेंगे कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब है जहां हवा भी नहीं है। निर्वात देखो, वात यानी होता है वायु, निर्वात जहां वात भी नहीं है, जहां हवा भी नहीं है, ऐसे स्थान को निर्वात कहा जाता है। और प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है दोस्तों निर्वात में। जबकि पूछा जाए कि निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है तो निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0। निर्वात में ध्वनि का वेग होता है 0, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है सबसे ज्यादा। कितना होता है?
3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। कई बार क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को रट लेते हैं, कि प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8। यहां हम गौर ही नहीं करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और क्या इसका आंसर हो सकता है, 3 गुणा 10 की घात 8। मीटर की जगह में 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। ये जो मीटर था, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर लिख देता हूं, बटा में हमारे पास सेकंड एजीटी है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 गुणा 10 की घात 8 को ये रहा और 10 की घात 2 ये रहा, तो मैं कह सकता हूं 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। जैसे बोलने की प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिया। फर्स्ट 3 गुणा 10 की घात 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड आपको दे दिया 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड। थर्ड आपको दे दिया 3 गुणा 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड। और फोर्थ आपको दे दिया 3 गुणा 10 की घात 10 सेमी पर सेकंड। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर राइट है? क्या 3 गुणा 10 की घात 8 सेमी पर सेकंड आंसर राइट है या रॉन्ग है? गौर कीजिएगा, सेमी पर सेकंड। अगर सेमी पर सेकंड में होगा तो 10 की पावर कितना आएगा, 10। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गलत हुआ। यहाँ 10 की पावर 6 है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 3 इंटू 10 की घात 10, लेकिन यह मीटर दे दिया दोस्तों। मीटर में आता तो 10 की घात हमारे पास 8 आता, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया, गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा फिर? 3 इंटू 10 की पावर 10 सेमी पर सेकंड। तो प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या फिर कह दो 3 गुणा 10 की घात 10 सेमी पर सेकंड। प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक वैज्ञानिक हुए ओल रोमर। प्रकाश के वेग की सबसे पहले गणना ओल रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा वेग प्रकाश का बताया जाता है। प्रकाश से ज्यादा वेग और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का और किसी दूसरी चीजों का नहीं है। तो सर्वाधिक वेग इस दुनिया में है प्रकाश का। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो हम कहेंगे 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड, या फिर हम कहेंगे 3 गुणा 10 की घात 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। एक और आप बात ध्यान रखेंगे, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंच पाने में 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंच पाने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंच पाने में समय लगता है दोस्तों 8 मिनट और 16 सेकंड का। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंच पाने में कितना समय लगता है? तो हम कहेंगे 8 मिनट और लगभग 16 सेकंड का समय लगता है। फिर बात करते हैं कि सर सूर्य पर इतनी ऊर्जा कहां से आती है? सारी दुनिया को ऊर्जा की सप्लाई कर रहा है, इतनी ऊर्जा सूर्य के पास आती कहां से है? तो दोस्तों सूर्य के ऊपर एक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य पर एक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अगर पूछा जाए कि सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हम कहेंगे नाभिकीय संलयन। अगर नाभिकीय संलयन नहीं हो तो वहां आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। अगर नाभिकीय संलयन नहीं हो तो वहां अगर आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम कहेंगे नाभिकीय संलयन, या फिर नाभिकीय संलयन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम बोलेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। इसमें होता क्या है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में? जो प्रोटॉन है वो मतलब जो हाइड्रोजन का जो नाभिक है, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन कह दो, प्रोटॉन का संकेत होता है दोस्तों 1H1। ये प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1। प्रोटॉन का सिंबल होता है 1H1। तो सूर्य पर क्या होता है कि जो प्रोटॉन जो होता है, जो हाइड्रोजन होता है, वो लगातार हीलियम के नाभिक में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब हाइड्रोजन के छोटे नाभिक मिलकर हीलियम का बड़ा नाभिक कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर में लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो हम बोलेंगे दोस्तों एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है।
एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो हम बोलेंगे कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहां हमने चर्चा की कि सर सूर्य पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हम कहेंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम कहेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र। मतलब किस प्रक्रिया के द्वारा प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र का संपादित होना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। लेकिन सर दोनों ऑप्शन अगर एक साथ आ जाए तो फिर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे? तो मैं कहूंगा कि हम टिक करेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर को। अगर नाभिकीय संलयन और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर अगर दोनों एक साथ आए तो हम रिकमेंड किसको करेंगे? हम कहेंगे प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर को हम टिक करेंगे। ठीक है। और मैंने बताया कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंच पाने में। दोस्तों, सूर्य के पास खुद का अपना प्रकाश होता है। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं के पास स्वयं का अपना प्रकाश होता है ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। प्रदीप्त वस्तुएं, सूर्य किस प्रकार की वस्तु है? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश से चमक उत्पन्न करते हैं, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो सूर्य किस प्रकार की वस्तु है? प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, प्रकाश के हमारे पास दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत होते हैं और दूसरे हमारे पास कृत्रिम स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर अगर मैं बात करूं तो प्राकृतिक स्रोत के अंदर सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे। तारे भी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। याद रखें दोस्तों, चंद्रमा जो है वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अच्छी बात है, ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, जबकि तारे और सूर्य ये दोनों स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जो चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आएगा। प्रदीप्त वस्तुओं में तो कौन कौन आएगा? प्रदीप्त वस्तुओं में तो आएगा हमारे पास सूर्य और मैं कह दूंगा तारे। ये तो हमारे पास आएंगे प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में। जबकि मैं बात करूं अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुओं में कौन कौन आएगा? तो अदीप्त वस्तुओं में आ गया जैसे चंद्रमा है और भी दुनिया में और जितने सारे ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, जैसे कुर्सी ले लिया मैंने। कुर्सी तो खुद का प्रकाश थोड़ी कुर्सी के पास। रात के अंदर जैसे अंधेरे में अगर कुर्सी पड़ी तो आपको दिख थोड़ी जाएगी, नहीं दिखेगी। तो ये भी एक इस प्रकार की वस्तु है, अदीप्त वस्तु है। तो चंद्रमा वगैरह है, कुर्सी वगैरह है और भी कई सारे ऑब्जेक्ट है, वो सब अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। जबकि प्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? हमारे पास सूर्य हो गया, तारे हो गए। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे सूर्य और तारे। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरे के प्रकाश से चमकती है, जैसे सूर्य के प्रकाश से चमकती है। ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे हमारे पास आ गया चंद्रमा और क्या बना हमारे पास? कुर्सी। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश की प्रकृति को लेकर कि प्रकाश की नेचर कैसे होती है। प्रकाश की प्रकृति, तो दोस्तों प्रकाश की प्रकृति होती है द्वैत। याद रखेंगे, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। द्वैत को हम बोलेंगे ड्यूल, ड्यूल नेचर। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत। अब द्वैत प्रकृति से क्या सेंस है? द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो द्वैत प्रकृति का मतलब यह होता है कि जो प्रकाश है वो प्रकाश की प्रकृति कणीय भी होती है और प्रकाश की प्रकृति तरंगीय भी होती है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। अगर पूछा जाए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है तो हम बोलेंगे प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत प्रकृति से क्या तात्पर्य है? तो हम बोलेंगे कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश में खूब सारी घटनाएं होती है दोस्तों। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, ध्रुवण भी होता है, कॉम्पटन प्रभाव की घटना भी देखने को मिलती है, रमन प्रभाव भी होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। प्रकाश में खूब सारी घटनाएं होती है। कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्हें कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है और कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। प्रकृति में कुछ घटनाएं तो ऐसी है जिन्हें हम तरंगी प्रकृति के आधार पर समझेंगे और कुछ घटनाएं ऐसी है जिन्हें हम तरंगी प्रकृति के आधार पर समझेंगे। तो कणीय प्रकृति के आधार पर समझी जाने वाली घटनाएं कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कणीय प्रकृति के आधार पर हम समझते हैं रमन प्रभाव, कणीय प्रकृति के आधार पर हम समझते हैं कॉम्पटन प्रभाव, कणीय प्रकृति के हम आधार पर हम समझते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको प्रकाश को कण मानकर समझा जाता है, जिन्हें प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। जबकि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूं कि परावर्तन, मैं कहूं अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। ये कुछ एक घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होगा दोस्तों? क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किन घटनाओं को प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर नहीं समझा जा सकता? तो आपको ऑप्शन 3 तो इधर से दे देगा और चौथा ऑप्शन इधर से लिख देगा। जैसे ऑप्शन लिख दिया रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और इधर से ऑप्शन लिख दिया परावर्तन। तो परावर्तन को हम कणीय प्रकृति के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। ये 3 घटनाएं हैं जिन्हें प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझेंगे और इधर परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। तो दोस्तों यहां हमने चर्चा की प्रकाश की प्रकृति को लेकर कि प्रकाश एक कण है या तरंग है। तो इसमें क्या काफी टाइम तक मतभेद चला, लेकिन जब न्यूटन 1600 ईस्वी के आसपास एक सहमति बन गई कि साहब प्रकाश की प्रकृति कण की तरह भी होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनको कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें प्रकाश की तरंगीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है। तो लगभग 1600 ईस्वी के आसपास फिर दोनों बातों पर सहमति बनी कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो कणीय प्रकृति के आधार पर तो हम बात करेंगे किसकी, रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव, जबकि हम तरंगीय प्रकृति के आधार पर व्याख्या करेंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण। ठीक है, यहां तक की बात आज के इस वीडियो में हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार शुरू से लास्ट तक वापस रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की। तो हमने जाना कि सूर्य के प्रकाश का रंग सफेद होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो हमने पढ़ा 7 रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का क्रम क्या होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग कौन कौन से होते हैं? तो हमने पढ़ा वोलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, रेड है, ऑरेंज है। इस टाइप से टोटल कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम पूछा जाए तो आपको क्रम से लिखना है VIBGYOR। अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष में या सूर्य के प्रकाश में मध्यमान रंग कौन सा है तो हम बोलेंगे हरा रंग। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो हम बोलेंगे रेड, ब्लू और ग्रीन। अगर पूछा जाए कि प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहां होता है तो हम कहेंगे निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है तो हम बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, क्योंकि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। तो निर्वात में ध्वनि का वेग 0 होता है, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर कह दो 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर हमने पढ़ा कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की तो हम बोलेंगे ऑल रोमर नामक वैज्ञानिक ने की। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है तो हम कहेंगे 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। फिर हमने पढ़ा कि वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से चमकती है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जिसे सूर्य है और तारे हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। फिर हमने पढ़ा अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है लेकिन किसी दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकती है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहा जाता है, जैसे चंद्रमा वगैरह है, कुर्सी वगैरह है, ये सब अदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में आती है। फिर हमने पढ़ा दोस्तों कि जो प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है तो हम बोलेंगे कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। द्वैत का मतलब प्रकाश कण की तरह भी व्यवहार करता है और प्रकाश तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर समझा जाता है तो हम कहेंगे रमन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर बात करें कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जिन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर समझा जाता है तो हम बोलेंगे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण
ध्रुवण। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रकाश की अलग अलग घटनाओं को लेकर कि उन घटनाओं से किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, भले वो परावर्तन हो, भले वो अपवर्तन हो, भले वो विवर्तन हो, भले वो ध्रुवण हो। इन सभी घटनाओं को हम एक एक करके हम आगे के वीडियोज में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।